हाँ जी, वंस अगेन गुड इवनिंग। ऑनलाइन वाले दोस्तों को भी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, लास्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन यही था इंक्लाइन प्लेन वाला, म्यू बराबर 2 tan थीटा। ओके, कुछ होमवर्क दिया होगा फिर तो। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 10। मैंने कहा था इसका आंसर मत देखना, अपने आप से सॉल्व करना। किया होगा सभी ने। कितनों से बन गया इलस्ट्रेशन 10? और अब बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हाँ जी, अगला इलस्ट्रेशन नंबर 11। कितनों को डाउट है इसमें? इलस्ट्रेशन 11 में क्या डाउट है बेटा किसी को? इलस्ट्रेशन 11 पक्का बन गया सबसे? जिसको डाउट है 11 में, हाथ ऊपर करे, अपने आप पता चल जाएगा। 1 2 3 4। बाकी से बन गया है? चलो देख ही लो, यहां पे फ्रिक्शन है इसलिए एक बार समझ ही लेते हैं। इलस्ट्रेशन 11 में इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन एंगल थीटा बताया गया है, इट इज 37 डिग्री। और बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन से आपने ब्लॉक को 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव करवाया है। तो यहां पर अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले तो इस पर लगने वाले फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एज यूजुअल यहां पर mg का एक कंपोनेंट तो इस तरफ लगेगा जो कि मोशन को अपोज करेगा, इट विल बी mg sin थीटा, मतलब mg sin 37। दूसरा, ऊपर की ओर मूव क्या है, तो क्या फ्रिक्शन यहां सरफेस के अलोंग इसी तरह से लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल, यानी कि म्यू mg cos 37। तो म्यू जो है यहां पर क्वेश्चन में वैल्यू आपको दे रखी है बेटा, इट इज 0.5, मास इज 10 kg, जी आपको पता ही है 10, एंड cos 37 का वैल्यू कितना होता है, 4/5। साइन 37 क्यों आएगा? फ्रिक्शन है बेटा, म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो नॉर्मल तो mg cos थीटा की तो बराबर होता है। तो म्यू mg cos 37 और cos 37 का वैल्यू आप जानते हैं 4/5। तो ये कितना हो गया, 40 न्यूटन, ये फ्रिक्शन। इसी के साथ साथ आप mg sin थीटा इसको भी कैलकुलेट करके रख लो, इट विल बी 10 इंटू 10 इंटू साइन 37 का वैल्यू 3/5, तो ये हो जाएगा बेटा 60 न्यूटन, राइट। मतलब ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है वर्टिकली, सॉरी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड, 40 + 60 मतलब 100 न्यूटन। तो अभी यहां पर हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नॉर्मल, एक नॉर्मल रिएक्शन भी यहां पर लग रहा है, लेकिन क्या उसका वर्क डन ऑब्वियसली जीरो ही बनेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो डिस्प्लेसमेंट के तो हमेशा 90 डिग्री पे रहता है, तो ये तो बनेगा जीरो। इसके अलावा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के इनिशियल, या फिर सिंपली लिख लो हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एज यूजुअल वर्क डन बाय नॉर्मल बेटा यहां पर ये जीरो है। अब बोलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब mg sin थीटा, कितना डिस्टेंस मूव किया इसने, x डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो अपन ने मान लिया x। तो mg sin 37 कितना किया, x डिस्टेंस, और एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना है 180।
mg sin थीटा लग रहा है बेटा नीचे, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल टू फाइनल, मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अपवर्ड। फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो म्यू mg cos 37, ये भी एक्स डिस्टेंस, और वंस अगेन एंगल फिर से कितना बन रहा है यहाँ पे 180, बिकॉज फ्रिक्शन भी सरफेस के अलोंग मोशन के अपोजिट नीचे ही लगेगा, और मोशन हुई है यहाँ पर एक्स डिस्टेंस अपवर्ड। हाफ m, मास इज 10 kg, मैक्सिमाइज सॉरी टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन जहां तक इसने ट्रेवलिंग की होगी वहां पर तो स्पीड कितनी हो जाती है 0, और इनिशियली आपने कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया था इसको इंक्लाइन प्लेन पे 20 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यूज अपन ने लिखी हुई है, cos 180 का वैल्यू आप सभी जानते हो, माइनस mg sin 37 अपन ने लिख लिया यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस 60x। सेम यहां पर ये हो जाएगा माइनस 40x, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस 2000, तो माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 2000, तो x इज इक्वल टू हो गया अपने पास 20 मीटर, राइट? दैट्स योर आंसर। क्लियर है बेटा सभी को? तो यहां पे 3 फोर्स थे, नॉर्मल, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल का तो वर्क डन वैसे ही 0, हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर है, तो ग्रेविटी और फ्रिक्शन का ही वर्क कैलकुलेट करना था। यहां इफेक्टिवली mg sin 37 ही इसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो mg sin 37 एंड फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा दोनों का यहां पे आपने वर्क कैलकुलेट किया और इसको इक्वेट किया डेल्टा के ई, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनिशियली आपने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करा, तो ये इनिशियल स्पीड यू, और जहां भी जाकर के ये रुका होगा एक्स डिस्टेंस के बाद, वहां पर ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, तो वहां वी कितना हुआ होगा बेटा 0। क्लियर है सभी को? हाँ बेटा, फोर्स को बराबर कर दो। कौन से फोर्स को? फोर्स तो बेटा 2 ही है, ग्रेविटी का mg sin थीटा और फ्रिक्शन, और कोई फोर्स नहीं है। वो 20 मीटर पर सेकंड आपने स्पीड से उसको प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15 में कोई डाउट है बेटा किसी को? क्या बहुत आसान है? अब अगर वर्क एनर्जी थ्योरम ना पड़ी होती तो हमें यहां पर क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, लेकिन फिलहाल हमारा 2 लाइन में काम हो जाएगा। एक बार x का वैल्यू 0 पुट करो तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, और एक बार x का वैल्यू d पुट करो तो फाइनल वेलोसिटी हो गया a√d। अरे होगा नहीं होगा? अब एक लाइन में आंसर लिखो, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक लाइन में खेल खत्म। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम से इजीली सॉल्व हो गया है? इसके बाद बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 3, डाउट है किसी को? बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन 3, डाउट है किसी को? चलो अच्छी बात है, ऑनलाइन में भी सबसे बन गया है, वेरी गुड। बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन 4 में डाउट है किसी को? कौस्तुभ, ये यस आपने बेटा कौन से क्वेश्चन के लिए लिखा है? बिगिनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन 3 या 4? 4 के लिए। ओके, एक दो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डाउट है क्वेश्चन 4 में, और किसी को यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट्स में से किसी को डाउट है? बेटा मैंने आपको प्रोसेस इसका बता दिया था। क्वेश्चन 4 के अंदर आपको बेटा ऑब्जेक्ट का मास m दिया गया है 1 किलोग्राम, और उसका पोजीशन x दिया गया बेटा t³/3। वैसे एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था। अगर बेटा आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब भी x गिवन हो उसको डिफरेंशिएट जरूर करें, आपको v मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे t³ का तो 3t², और अपॉन में ऑलरेडी 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, t3 से 3 कैंसिल, तो v हो गया बेटा t²। और यू हैव टू कैलकुलेट वर्क फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड, तो फर्स्ट 1 का मतलब हो गया t0 से t1। एक बार बेटा यहां पर t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आई 0, और एक बार यहां पर 1 पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सारी वैल्यू अपने पास अवेलेबल। मास इज 1 kg,
फाइनल वेलोसिटी 1, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो दैट्स योर आंसर 1/2 यानी 0.5 जूल। इजी है। ओके कृतिका, थर्ड में डाउट है बेटा आपको? क्वेश्चन 3 में भी डाउट है? थर्ड में डाउट है या किसी को? कृतिका, मैं आपको इसका बड़ा हिंट दे देता हूं, आप इसको इस तरह से समझें। आपने 10 kg के ऑब्जेक्ट को एक टावर के टॉप से रिलीज किया, तो इनिशियल स्पीड तो होगी बेटा 0। उसने 20 मीटर फॉल होने के बाद वेलोसिटी एक्वायर कर ली 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया अपना v। मास है m 10 kg, इनिशियल स्पीड u 0, फाइनल स्पीड v 10 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर फॉल हुआ है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा बेटा? mgh। तो यहां पे दो ही फोर्स है, एक तो ड्रैग फोर्स एयर का, एयर फ्रिक्शन का, और दूसरा ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी का तो हो गया mgh, और राइट साइड में डेल्टा के हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। ओके, आ गया आपको। इसके बाद एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 35। तो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम का ये आंसर ही पूछ लिया। कितना होगा आंसर? अगर फोर्स एफ लगा के एस डिस्प्लेस करा और स्पीड यू से बी पहुंचा दी, तो वर्क डन किसके बराबर? डेल्टा के ई, यानी ऑप्शन 3 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे होगा नहीं होगा? इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन 36, क्या फिर से एकदम सेम वेराइटी? ये रहा सामने, x की जगह पे बस s कर दिया है और t³/3 की जगह t³/4 कर दिया है। आ रही बात समझ में? एकदम सेम प्रोसीजर। s को डिफरेंशिएट करो तो ds/dt से क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। इनिशियल एंड फाइनल v फाइंड करें, पुट करें हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में, गेट द आंसर। इजी है। क्वेश्चन 37, क्या एक बार फिर से x को डिफरेंशिएट करके dx/dt मतलब v फाइंड कर लेंगे? बस इनिशियल फाइनल v फाइंड करो। मेरे हिसाब से वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चंस इजीली बन रहे होंगे। बस इनिशियल और फाइनल स्पीड फाइंड करो, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में इसको डाउट है, हाथ ऊपर करें। चलिए ठीक है, बताते हैं इसको। पहली बात तो 38 में पेन चलाने की जरूरत पड़नी ही चाहिए थी, समझाने के लिए फिर भी बोर्ड पे लिख दिया है। आपने काइनेमेटिक्स में एक बात बहुत ठीक से समझी है, ग्रेविटी को मास से कोई लेना देना ही नहीं। ऑब्जेक्ट कितना हल्का हो या कितना भारी हो, क्या ग्रेविटी सब पर सेम जस्टिस करती है? अरे करती नहीं करती है? अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लू मास 1 और 3 kg और दोनों को मैंने ड्रॉप करवाया कुछ एच हाइट 30 फीट, तो सेम हाइट एच फॉल होने के बाद क्या उनका स्पीड सेम अक्वायर हुआ होगा? रिलीज करा ना बेटा, तो वी ए और वी बी दोनों कितना हुआ होगा? √2gh। टू कांस्टेंट है, जी दोनों के लिए सेम है, और एच दोनों का कितना है? 30 फीट। हाइट जो फॉल हुई है तो वो दोनों मास 1 kg और 3 kg के लिए बेटा सेम ही है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो वी और वी बी बेटा दोनों का क्या हो गया? सेम। तो यहां पे जब आप काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, वी ए स्क्वायर से वी बी स्क्वायर कैंसिल। कितना हो गया आंसर? ma/m b। मतलब दोनों के मास को आप सिंपली डिवाइड कर लें। मास कितना कितना है? 1 और 3, तो कितना हो गया रेशियो? 1:3। इजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। जिसको 39 में डाउट है हाथ ऊपर करें।
होमवर्क किया तो है? कितने से बन गया 39? अरे बहुत बढ़िया। प्रियांशी, बेटा ये कौन से क्वेश्चन के लिए लिखा आपने नहीं हुआ? मिताली 37 तो इजी बेटा, कैलकुलेशन चेक करो। 20 ग्राम है मास, तो 10⁻³ लगाना पड़ेगा आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। 39 में डाउट है दो तीन बच्चों को, समझ लेते हैं। वैसे 39 का एक सिमिलर क्वेश्चन शायद बताया था आपको। इनिशियली बेटा आपने 12 मीटर पर सेकंड से एक मास को लॉन्च किया है। मास आपको बॉल का दिया गया है 2 kg, और इसने 10 मीटर हाइट अचीव की है। और आपको एक बात क्लियर कट मालूम है, मैक्सिमम हाइट पर v ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है? 0। ये हाइट h आपको क्वेश्चन में दी गई है 10 मीटर। तो हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय एयर ड्रैग, मतलब वही एयर फ्रिक्शन। वंस अगेन आप लिख लेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एज यू कैन सी, एम जी लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट एच हुआ अपवर्ड, तो ये कितना हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? क्या सीधा माइनस एम जी लिख सकते हैं क्या? बिकॉज एम जी लग रहा है डाउनवर्ड, एच हुआ अपवर्ड, तो कॉस 180 की वजह से माइनस साइन सीधा लिख दिया है। अरे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना इसे, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस यानी एयर ड्रैग, जो भी लिखा है क्वेश्चन में एक ही बात है। हाफ मास का वैल्यू 2, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 होती है, और इनिशियली आपने इसको 12 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया था। तो -2 इंटू जी इंटू 10 प्लस डब्ल्यू एयर इज इक्वल टू -144। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस हो जाएगा -144, और ये -200 बनेगा, इसको इधर लाएंगे तो +200, तो ये हो जाएगा अपना वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। बोलिए कितना हो जाएगा? बिल्कुल 56 जूल। क्लियर है सभी को? इसके बाद क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 40, पहली बात तो वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन ही नहीं है, ये काइनेमेटिक्स का है। और वहां आपने पढ़ा था, अगर एक एच हाइट के टावर से किसी भी बॉल को आप अपवर्ड लॉन्च करो, सेम स्पीड यू से उसको डाउनवर्ड लॉन्च कर दो, या हॉरिजॉन्टली यू स्पीड से ही थ्रो कर दो, एच हाइट नीचे गिरने के बाद जब वो ग्राउंड पर टकराएगा, चाहे पाथ वर्टिकली अपवर्ड हो, वर्टिकली डाउनवर्ड हो, या हॉरिजॉन्टल, या सॉरी प्रोजेक्शन हुआ हो, हॉरिजॉन्टल पैराबोलिक पाथ हो, पाथ से ग्रेविटी कोई मतलब नहीं, बस हाइट में उतार चढ़ाव देखना होता है। ये लाइन में अब तक कितनी बार बता चुका हूं, जब भी ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है सिर्फ क्या चेक करते हैं? हाइट में वेरिएशन। तो बेटा पाथ से लेना देना है ही नहीं, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हाइट में उतार चढ़ाव चेक करना है। तो एच हाइट के टावर से आपने पहुंचाया है ग्राउंड पर, बस इतना चेक करो, चाहे उसको आपने अपवर्ड थ्रो किया, डाउनवर्ड किया, या हॉरिजॉन्टली फेंका, हाइट में वेरिएशन एच सेम है, तो ग्राउंड पर स्ट्राइक करते टाइम सभी का वेलोसिटी सेम होगा। और काइनेमेटिक्स थोड़ी सी आपकी यादें ताजा हो तो आपको यह भी पता है कि वो वैल्यू √u² प्लस 2gh हुआ करती थी। याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेटा ये क्वेश्चन आपका काइनेमेटिक्स का है, वीए बराबर वीबी बराबर वीसी, होगा या नहीं होगा? गोरिका आप बोल रहे हो वॉइस इज नॉट ऑडिबल, बाकी को तो आ रही है बेटा। ओके
क्वेश्चन नंबर 40 को मैंने यहां पर पूरा विद डायग्राम थोड़ा सा समझाने का एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया है। यहां पर काइनेमेटिक्स की नॉलेज तो आपकी सफिशिएंट थी सही कि ग्रेविटी में पाथ से कोई मतलब नहीं, अगर इनिशियल लेवल और नीचे ग्राउंड पर फाइनल लेवल सेम है तो स्पीड स्ट्राइक करते टाइम सेम होगी, रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसको हमने बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इससे भी करने की कोशिश की। ए को मास देखो सभी का सेम है, इनिशियली सभी सेम लेवल पे हैं। ए का स्पीड यू अपवर्ड लेकिन mg डाउनवर्ड ही लग रहा है। बी को आपने यू से डाउनवर्ड थ्रो किया, इस पर भी mg डाउनवर्ड, और सी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, mg इस पर भी डाउनवर्ड। ग्राउंड पर पहुंचने में लगने वाला टाइम अलग अलग हो सकता है। आई रिपीट, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में लगने वाला टाइम, क्योंकि रास्ता सबका अलग अलग है, टाइमिंग सबकी अलग अलग हो सकती है। लेकिन मैंने आपको एक बात क्लियर कट बता रखी है, वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम हम टाइम की परवाह नहीं करते। अरे आ रही बात समझ में? यहां पर सभी इनिशियली h हाइट के टावर पे थे, ये टावर का हाइट हम मान लेते हैं h, तो सभी h हाइट के टावर पे थे, इनिशियल लेवल सेम, और सभी फाइनली कहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं? ग्राउंड पे। तो सभी का जो स्पीड है, ध्यान रहे वेलोसिटी नहीं स्पीड की बात हो रही है, तो VA VB VC तीनों का सेम होगा, क्योंकि फॉर ऑल बॉल्स A B C वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है बेटा? सेम। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे हमने यही तो पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम में, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में सिर्फ अभी फिलहाल एक ही है, क्या यहां पर और कोई है क्या? नो, ओनली ग्रेविटी इज देयर, और जब तक कहा नहीं जाता तब तक एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सबका सेम है, मास सभी का सेम है, दैट्स व्हाई सभी का ग्राउंड पर टकराते टाइम का स्पीड क्या होगा? सेम, एंड दैट विल बी रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये होगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से। VA बराबर VB बराबर VC, तीनों स्ट्राइक करते टाइम पर जिस स्पीड से टकराएंगी वो क्या होगा? सेम, रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ आया सभी को? बना लें इसको। लिखा सभी ने? अगला क्वेश्चन 41, यहां पर VT ग्राफ पे बस इतना चेक करना है कि इनिशियली वेलोसिटी ग्राफ में देखो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या t बराबर 2 सेकेंड पर ग्राफ टाइम एक्सिस को टच कर रहा है? मतलब t बराबर 2 सेकेंड पर फाइनल स्पीड कितनी हो चुकी है? 0। इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 0। क्या हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्वाइट ऑब्वियस आंसर माइनस में आएगा। अरे इजी है। इसके बाद अगला एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर, हाँ जी एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, डाउट है बेटा किसी को? ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन अभी वैसे हमने ले लिया था। ध्यान रहे इंक्लाइन प्लेन की लेंथ नहीं, वर्बली समझा देता हूं। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा इंक्लाइन प्लेन की लेंथ नहीं हाइट दे रखी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mgh। अरे होगा नहीं होगा? ये बातचीत ना हो। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बेटा? mgh। m है 2, g है 10 और h भी 10, कितना हो गया? 200 जूल। मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट उस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? 200, लेकिन हकीकत में कितना किया है? 300।
मतलब हमें बचा हुआ 100 जूल किसके अगेंस्ट फाइट करना पड़ा? फ्रिक्शन। बात समझ आ रही है? तो आपके 300 जूल जो एनर्जी लगी है उसमें से 200 जूल तो वर्क किया है ग्रेविटी के अगेंस्ट एंड रिमेनिंग 100 जूल क्या है? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। क्लियर है सभी को? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। कृतिका बेटा एक्सरसाइज 1 के 41 में माइनस इसलिए आएगा बिकॉज फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 10 है। तो जब आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव में बनेगी। ओके हाँ जी, बैक टू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा s बराबर दिया टी स्क्वायर बाई 3, क्या डिफरेंशिएट करके v डिफाइन कर लोगे? बस ये सेम क्वेश्चन कम से कम 3 से 4थी बार रिपीट हो रहा है, मेरे हिसाब से आंसर आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये भी सेम वेराइटी 2-3 बार बता दी गई है? अभी भी एक इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन इसका बताया गया था। हाँ बेटा बोलो। आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है और आंसर प्लस में दिए। इसका रीजन ये है, लैंग्वेज में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट, तो लॉस्ट वर्ड अपने आप में बता रहा है कि नेगेटिव नहीं है। ठीक है, आपका आंसर सही है, माइनस में आ रहा है, लेकिन उसने लैंग्वेज में ऑलरेडी उस माइनस चीज को कवर कर लिया कि एनर्जी लॉस कितना हुआ, वो बस अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए माइनस साइन नहीं लगाया, लैंग्वेज में मेंशन कर दिया हाउ मच एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कितनों को 13 में डाउट है? जिसको क्वेश्चन 13 में डाउट है ओके 13 बताते हैं। कुछ लोगों को क्वेश्चन 5 में फिर से डाउट है। बेटा माइनस साइन इसलिए नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है हाउ मच एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो वो कितना लॉस हुआ उसका बस अमाउंट पूछा गया है। ठीक है, आयुष आपने पूछा अगेंस्ट और अलोंग फोर्स में डिफरेंस क्या है? बेटा एक तो होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का वर्क डन जैसे आपने हाइट वाइज ऊपर राइज किया तो नेगेटिव है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में आपको वर्क करना है तो आपको पॉजिटिव में करना होगा। तो बाय और अगेंस्ट में ये बस इतना ही अंतर है। तनिषा आपने पूछा अगर ऑप्शन में -20 हो तो फिर -20 को ही करते हैं, यूजुअली ऐसा होता नहीं क्योंकि लॉस्ट वर्ड मेंशन कर दिया है, तो लॉस्ट वर्ड अपने आप में शो कर रहा है कि माइनस ही है। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा है। अगर किसी ने नहीं किया है ऑन द स्पॉट इसको क्वेश्चन को रीड कर ले, सॉल्यूशन देखते हैं इसका थोड़ी देर में। ये बातचीत ना हो, क्वेश्चन रीड करने को बोला है जिससे नहीं बना है। ओके नहीं बोर्ड पे क्वेश्चन बेटा ये कि एक ब्लॉक है 10 kg मास का, वो इनिशियली चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो क्या इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं ना। कितना हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम यू स्क्वायर, मास 10 kg, स्पीड यू भी 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1000/2 मतलब ये हो गया 500 जूल। नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स। ध्यान रहे
लैंग्वेज में रिटार्डिंग वर्ड मेंशन कर दिया है, तो ये एफ 0.1x है, क्या इसके आगे माइनस साइन लगाना होगा? और ध्यान से देखो, क्या फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकाला जाता है? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। लिमिट पुट कर दिया आपने 20 to 30 जो कि क्वेश्चन में दी है। तो सबसे पहले तो ये -0.1 को आप बाहर ले लेंगे, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 30, लोअर लिमिट 20। ये पॉइंट हटा के इसको नीचे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, और 2 ऑलरेडी है, तो ये हो गया -1/20। एक्स की लिमिट पुट करेंगे तो 30 का स्क्वायर तो हो जाएगा 900, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो ये वर्क डन बेटा अपने पास कितना हो जाएगा? -500/20, यानी कि -25 जूल। कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के से, तो अभी हम यहां पर अप्लाई करेंगे बाय डब्ल्यूईटी, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां पे आ जाएगा बेटा वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू यहां पर रख देंगे -25, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। क्या हमारे पास यहां पर के ई इनिशियल अवेलेबल है? कितना फाइन कर रखा ऑलरेडी? 500। तो ये के ई फाइनल अपने पास हो जाएगा 500 माइनस 25, मतलब 475 जूल। क्लियर है बेटा सभी को? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको इंटीग्रेशन एफडीएक्स से वर्क भी कैलकुलेट करना था, और आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज करनी थी। नोट करें जिससे नहीं बना था। डाउट है किसी को तो पूछे। हाँ बेटा बोल। किसको? ये कैसा डाउट है बेटा? 0.1 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को तो बाहर लिया जाता है इंटीग्रेशन के। गोपाल, 0.1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं। इंटीग्रेशन वेरिएबल का होता है एक्स, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। करो, नोट करो। भैया 1/20 नहीं है वो, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 में जो 2 था वो इधर बाहर ले लिया है, ऐसे आया वो -1/20। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में तो डाउट आ सकता होगा। डाउट है किसी को 19 में? करें इसको, नोट करें, बताते 19 भी।
बातचीत नहीं, निगाहें सभी की बोर्ड पे। अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आपको ग्राफ की मदद से वर्क डन, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ क्या बताता बेटा, वर्क डन। तो यहाँ एरिया कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, और उसको इक्वेट करना है डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मास दिया है 500 ग्राम, 1000 से डिवाइड करके क्या केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मास है हाफ के जी, 1/2 kg या 0.5 kg, एक ही बात है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन में बोला है इनिशियली इज एट रेस्ट, मतलब क्या इनिशियल स्पीड यू 0 है। तो बात करते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, जहां पर आपसे पूछा गया है वेलोसिटी v1 एट x इज इक्वल टू 8 मीटर। ध्यान रहे, जब आपको x इज इक्वल टू 8 तक का वेलोसिटी पूछा है, तो x इज इक्वल टू 8 तक का ही क्या एरिया कैलकुलेट करना होगा। अरे होगा नहीं होगा, करो ये एरिया कैलकुलेट। एक तो ये वाला जो हैश पोर्शन है, सबसे पहले तो L इंटू बी, ये हो गया 5, ये हो गया 20, तो ये वाला एरिया कितना हो गया 20 इंटू 5, होगा नहीं होगा। और अब ये छोटा सा ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया, तो इनको ऐड कर लो आपस में, तो 20 इंटू 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये हाइट तो बेटा 10 है, और 5 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना 3, तो ये हो गया अपने पास 10 इंटू 3 यानी कि 30, 100 प्लस 30 मतलब कितना हो गया 130। तो सबसे पहली बात तो यहां पे आप अप्लाई करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वर्क डन ग्राफ की मदद से सॉल्व किया, x0 से x एट तक का ये एरिया हैश पोर्शन जो है ये कैलकुलेट किया, इट इज 130, 1/2 मास m 1/2, v1 फाइंड करना है, इनिशियली ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे तो u0 पुट किया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 520 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, तो v1 बराबर √520, √529 होता है बेटा अपने पास 23, तो इससे को स्लाइटली कम वैल्यू बनेगी, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं ऑप्शंस को देखते हुए 23 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन एग्जामिनर यही नहीं थका, उसने देख लिया कि ऑप्शन 2 और 3 दोनों में 23 है, इसका मतलब क्या हमें मजबूरन v2 भी कैलकुलेट करना होगा। v2 कहां का वेलोसिटी है, x इज इक्वल टू 12, तो मान लेते हैं v2 एट x इज इक्वल टू 12 मीटर। क्या अब हमें ये पूरा एरिया जो आगे है वो भी सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तो ये ऊपर का एरिया सॉल्व करके रख लेते हैं, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के ऊपर है तो प्लस में आएगा, हाइट कितनी है बेटा 10, 10 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो ये L इंटू बी हो गया रेक्टेंगल का एरिया 10 इंटू 2 मतलब कितना 20। सबसे पहले तो ये जो अपने पास रेक्टेंगल है इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है इसकी हाइट 10 सॉरी 20, 20 और 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना, बिल्कुल, लेकिन साइन क्या लगाना होगा माइनस, तो -2 इंटू 20 मतलब ये तो हो गया -40। क्या ये छोटा सा बड़ा जो ट्राइंगल बन रहा है इसका भी एरिया सॉल्व करना होगा। ध्यान रहे इस ट्राइंगल में ये बन रहा है अपने पास जो ब्लू मार्कर से शो कर रखा है, दिस इज द हाइट, और ये हो गया बेस, तो बेस तो मतलब इसकी जो यहाँ पे 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, और ये जो हाइट है 20 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 5, पक्की बात है। तो ये छोटा सा ट्राइंगल जो नीचे बन रहा है इसका एरिया हो गया बेटा माइनस साइन के साथ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कितना हो गया -5। तो अब जब हम यहां पर v2 फाइंड करना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू 12 के लिए, क्या अभी हमको ये पूरा ही एरिया सॉल्व करना होगा। देखो 0 से 8 तक का तो प्रीवियस पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके, कितना था 130, तो वंस अगेन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ है v2 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वो यू बाद में 0 पुट करेंगे अभी, तो वर्क डन तो हो जाएगा 130, यहां तक का प्लस में, फिर नीचे माइनस में कितना -40, इस ट्राइंगल का छोटे से का -5, और 10 से 12 में प्लस में कितना है 20, लिखते चलो सभी को, तो 120 -40 -5 प्लस 20 इज इक्वल टू हाफ, मास m का वैल्यू 1/2, v2 फाइंड करना है, u इनिशियली रेस्ट भी था तो 0 पुट करेंगे, सॉल्व करोगे क्या हो गया, कहा 105, अच्छा इसको सॉल्व करने पे क्या बोलना चाह रहे हो, अच्छा इसको सॉल्व करने पे
105 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 4, तो V2 बोलो कितना हो गया बेटा, अंडर रूट 420, होगा नहीं होगा? इसको सॉल्व कर लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी आ जाएगी जो ऑप्शंस में दी आपको, 20.6 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा आप तो ये देखो नियरेस्ट वैल्यू 420 में से 20 कम करो, क्या रूट 420 होता है? तो आपको चमकना चाहिए था कि ये 20 से स्लाइटली ज्यादा ही बनेगी वैल्यू। अरे आ रही बात समझ में? और 21 का स्क्वायर करने पर आता 441। हेलो, 400 तो किसका, 20 का, और 21 को करते हैं स्क्वायर तो 441। ये क्या बीच की वैल्यू है 420, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना बनेगा 20.6। कितनों का आया क्वेश्चन समझ में? अभी तक हमने जो भी पढ़ा सारी नॉलेज काम आ गई। एरिया अंडर द ग्राफ से वर्क डन और वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करी, तो ये कंप्लीट नॉलेज आपकी यहां पे हो गई इस क्वेश्चन में। लिखिए इसको आंसर को। ऑनलाइन वाले सभी साथियों को भी समझ आ गया है, बेहद खुशी की बात है। आई थिंक इतना ही था होमवर्क, ओनली इतना ही था। अच्छे से समझ आ गया सर, ओके बेटा वेलकम। अमृतेश सर हम ट्रेन में हैं, ओके। ये होना चाहिए पैशन, चाहे घर पे हो या ट्रेन में ट्रेवलिंग, ट्रेन में भी क्लास चालू है, गुड। सुबह से सबको बता चुका है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमृतेश के पास 5G टेक्नोलॉजी है। अरे बस 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 फुर्ती से लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। जो आंसर नोट कर रहे हैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक क्वेश्चन नोट कर लें, ताकि ये जो बाकी कबूतर शोर मचा रहे हैं इनको कुछ काम दे दिया जाए। होमवर्क सॉरी, एक क्वेश्चन नोट करें, ऑन द स्पॉट सॉल्व करना 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन लिखिए बेटा सभी। अ नाइफ इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अ नाइफ हाँ जी नाइफ चाकू। अ नाइफ इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h, स्मॉल h। A knife is released from rest from a height small h, released from rest from a height small h, and again comes to rest, and it again comes to rest. फिर से बोलूं? ओके फिर से बोलता हूं। A knife is released from rest from a height small h, and it again comes to rest, and it again comes to rest after entering the ground to a depth x, and it again comes to rest after entering the ground to a depth x. Again comes to rest after entering the ground to a depth x. Full stop. Find out resistance force offered by ground to knife. Find out resistance force offered by ground to knife.
बातचीत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। करें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। बेटा एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्राउंड में धंसने के बाद, पेनिट्रेट होने के बाद उसको, उस मटेरियल से एक रेजिस्टिव फोर्स मिला होगा, नहीं मिला होगा? क्या आपने काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं करे कि वुडन ब्लॉक में आपने बुलेट को फायर किया, तो बुलेट जब उस वुडन मटेरियल को पेनिट्रेट करेगी तो उसको एक रेजिस्टिव फोर्स अगेंस्ट में मिलेगा, नहीं मिलेगा? सेम वे में ग्राउंड पर टकराती जब ये चाकू कुछ एक्स डिस्टेंस और पेनिट्रेट होगा, तो इसी एक्स डिस्टेंस में इसको एक रेजिस्टिव फोर्स फील होगा, एफ आर नाम देते हैं। ये एफ आर ही कैलकुलेट करना है आपको। ये जो लोग आंसर बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, ध्यान रहे। ग्रेविटी सिर्फ इस एच हाइट पर ही नहीं, इस एक्स डिस्टेंस जो पेनिट्रेट हुआ वहां भी असर कर रही है। ग्रेविटी पूरे पाथ पर लगेगी, ध्यान रहे। करें, सॉल्व करें, आंसर बताते हैं अभी, बाकियों को मौका देते हैं। बोले नहीं, बोले नहीं। चलिए ठीक है, सफिशिएंट टाइम दे दिया गया है। निगाहें सभी की बोर्ड पे, स्पाइन स्ट्रेट, एकदम अलर्ट। और ये अड़ोसी पड़ोसी से बातचीत एकदम बंद हो जानी चाहिए। ये आपके सामने बेटा नाइफ, इस चाकू को आपने इनिशियली रिलीज किया तो इनिशियल स्पीड कितना है? 0। क्या डाउनवर्ड एमजी अपना असर दिखाएगा? और ये एक्सेलरेट होगा, और इसका मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगा जब ये ग्राउंड पर क्या करेगा? स्ट्राइक। अब ग्राउंड कुछ मान लो मिट्टी का बना हुआ है, और ऑब्वियसली वहां पर मिट्टी उतनी हार्ड नहीं है, तो चाकू इसको कुछ एक्स डिस्टेंस बेटा पेनिट्रेट कर गया है। तो जहां भी फाइनली जिस एक्स डिस्टेंस तक वो जाके रुका है, मतलब ऑब्वियसली रुका है, मतलब वहां बी कितना हो गया होगा? 0। इनिशियल स्पीड 0, फाइनल भी 0। तो लगाएंगे यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम, W all is equal to delta KE, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय FR, मतलब रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल दोनों ही 0 होंगे? बिकॉज U और V दोनों ही क्या है बेटा? 0। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी तो कितना हो जाएगा? फोर्स mg डाउनवर्ड लग रहा है पूरे रास्ते, H पर भी और X पर भी,
तो ये हो गया अपना एफ एस कॉस थीटा, एम जी डाउनवर्ड पूरा एच प्लस एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, और यहां पर अभी वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स देखते हैं। तो रेजिस्टिव फोर्स जो है क्या पूरी बस एच प्लस एक्स पे लग रहा है, सिर्फ एक्स डिस्टेंस पे, सिर्फ एक्स। यहां पर स्ट्राइक करने के बाद चाकू ने ये जो एक्स डिस्टेंस पेनिट्रेट हुआ है, इसी पर ही रेजिस्टिव फोर्स क्या लगा होगा, अपवर्ड। नाम से क्लियर है, रेजिस्टिव मतलब मोशन के कहां लग रहा है, अपोजिट। तो एफ आर लग रहा है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट एक्स वाइज चाकू का डाउनवर्ड, मतलब एंगल कितना बन रहा है 180, और इनिशियल फाइनल स्पीड 0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 0। तो ये हो गया बेटा एम जी एच प्लस एक्स, कॉस 180 की वजह से आ गया यहां पर माइनस साइन, तो माइनस एफ आर एक्स। तो एफ आर एक्स अपने पास हो गया एम जी एच प्लस एक्स, एक्स से यहां पर डिवाइड करेंगे, दैट्स योर रेजिस्टिव फोर्स एम जी एच प्लस एक्स अपॉन एक्स। चाहो तो एक स्टेप और फर्दर लिख सकते हो, एक्स को इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एम जी एच बाई एक्स प्लस 1। क्लियर है बेटा सभी को? गुड। जो आंसर नोट कर रहे हैं, दो चार लाइन स्पेस छोड़ के क्वेश्चन की लैंग्वेज नोट कर ले पहले बेटा। अ फोर्स एफ इज इक्वल टू, a force F is equal to minus 0.6 x square minus 0.6 x square plus 2.5 Newton a force F is equal to minus 0.6 x square plus 2.5 Newton displaces an object of mass 2 kilogram, displaces an object of mass 2 kilogram from x is equal to 0 to x is equal to 10 meter. Displaces an object of mass 2 kilogram from x is equal to 0 to x is equal to 10 meter, full stop. If velocity of object if velocity of object at x is equal to 0 is 20 meter per second, then find velocity at x is equal to 10 meter. If velocity of object at x is equal to 0 was 20 meter per second, then find velocity at x is equal to 10 meter. हो जाएगा सभी से? क्या हमने अभी मॉड्यूल डिस्कशन में ऐसा क्वेश्चन लिया था? याद करो वो रिटार्डिंग फोर्स वाला क्वेश्चन, माइनस 0.1 एक्स, याद आया कुछ? तो पहले तो इस फोर्स को जिसमें एक्स दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, इससे डब्ल्यू फाइंड करें और उसको फिर इक्वेट करें डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
सिमिलर क्वेश्चन इसे ले लिया था, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो एक्स पर डिपेंडेंसी है तो फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स से क्या फाइंड करेंगे, डब्ल्यू कितना आ रहा फिलहाल बेटा, -175 जूल। इसको डेल्टा के ई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर रखें। यू क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर पर सेकेंड एंड मास दिया है 2 kg। इससे वी आ जाएगा आपका √225 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड।
ओके, लिखना बंद लिखा है सभी की बोर्ड पे। अभी तक बेटा हमने जो वर्क और एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, इससे मैंने आपको काफी कुछ आइडिया दे दिया है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। अब देखते हैं इनका एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपन लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस शॉर्ट में कभी कभी सीएफ भी लिख सकते हो, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी एनसीएफ। सबसे पहली बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है? अब तक मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं, हम ग्रेविटी का जब भी वर्क कैलकुलेट करते हैं हम बस हाइट में वेरिएशन चेक करते हैं, इनिशियल और फाइनल लेवल चेक करते हैं। तो जब वर्क इनिशियल और फाइनल लोकेशन या लेवल पे ही डिपेंड कर रहा है, पाथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब वो है कंजर्वेटिव फील्ड। कैसा फील्ड है बेटा? कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि ग्रेविटी, वहां पर आप पाथ को नजरअंदाज करके क्या सिर्फ हाइट का उतार चढ़ाव ही देखते थे? अरे देखते थे, नहीं देखते थे? तो वो कौन सा फील्ड है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन क्या फ्रिक्शन मैंने आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बता रखा है? जो पार्ट जितना रफ होगा, क्या उस पाथ पर वर्क डन उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा? मतलब क्या एनर्जी का लॉस उतना ही ज्यादा होगा? तो यहां पर वर्क डन विल डिपेंड ऑन पाथ। ये सेम डायग्राम बनाया ए से बी जाने का। तो यहां पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो W1 बराबर W2 बराबर W3, पाथ चाहे अलग अलग हो, सभी में वर्क क्या मिलेगा? इक्वल। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। इसलिए ए से बी जाने के लिए जो तीन पाथ हमने चूज किए, डेफिनेटली इनका वर्क क्या मिलेगा? अलग अलग। तो W1 इक्वल टू का साइन काट रखा, मतलब नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3। लगेगा पॉइंट 2 में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। और एक बेहतरीन पॉइंट कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। जब कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक कंप्लीट आपने लूप कंप्लीट कर लिया, वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंचे हैं। फॉर एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत बढ़िया एग्जांपल। बेटा बॉल को आपने थ्रो करा पॉइंट ए से, मतलब ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे बी पर, जहां वी 0 हो जाता है। ए से बी में हाइट कहां पे है? अपवर्ड। एमजी कहां लग रहा था? डाउनवर्ड। एमजी नीचे और ए से बी में डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो बोलो ए से बी में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना? माइनस mgh। बॉल वापस बेटा बी से ए जब नीचे आ रही, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से जब वापस ग्राउंड की ओर स्ट्राइक कर रही है, तो mg जन्मजात नीचे और h डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो अब वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी प्लस mgh। अरे बात समझ में आ रही है? तो बेटा इस कंप्लीट ट्रिप ए टू बी और बी टू ए, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? माइनस mgh प्लस mgh, कट के कितना हो गया? 0। तो ग्रेविटी कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। लेकिन सेम बात हम फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं बोल सकते। आइए देखते हैं। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0। ए से बी तक लेके गया, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपके सामने बेटा ब्लॉक है, इसको ए से बी लेके गया, बी से ए लेके गया। जब ए से बी ले जा रहा हूं तो मोशन डी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पीछे। एंगल कितना बन रहा है? फोर्स फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट डी के बीच 180। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना? माइनस एफ आर डी। माइनस साइन में कॉस 180 की वजह से आया, राइट। जब बेटा बी से ले जाना चाहूंगा तो डिस्प्लेसमेंट डी अब लेफ्ट वार्ड जरूर है, पर क्या फ्रिक्शन ने डायरेक्शन चेंज करके पीछे लगने लग गया है? ये मोशन लेफ्ट वार्ड है तो फ्रिक्शन अब कहां लगेगा? इस तरफ, बैक डायरेक्शन में। वंस अगेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बी टू ए में कितना? माइनस एफ आर डी। एफ आर पीछे है, डी लेफ्ट वार्ड है। अब आप देखो क्या राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हुआ क्या? इनफैक्ट ये तो जो एनर्जी लॉस था फ्रिक्शन की वजह से वो डबल हो गया, माइनस एफ आर इंटू डी एंड माइनस एफ आर इंटू डी। तो नेट वर्क डन कितना हो गया बाय फ्रिक्शन? माइनस 2 एफ आर डी, मतलब डबल एनर्जी लॉस हो गया। और आपको याद हो तो इसका एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी के एग्जांपल में दे दिया था। अगर बॉल को काइनेटिक एनर्जी दी 100 जूल, टॉप मास पॉइंट तक जाते जाते रह गई 90 जूल। बॉल फिर से घूम के नीचे आई, नीचे हाथ में आई तो आगे 80 जूल, मतलब 10 जूल तो जाते टाइम और 10 जूल आते टाइम। क्या एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन ने एनर्जी खा ली? तो ये ग्राउंड पर जो लगता है ड्राई फ्रिक्शन या हवा में लगता है एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स, या लिक्विड में लगता है विस्कस फोर्स, ये सब फ्रिक्शन है। ये हीट साउंड वाइब्रेशन की फॉर्म में एनर्जी का कर देते हैं लॉस। ये कौन से फोर्सेस है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा और एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होगा। एक बार जो एनर्जी का लॉस हो गया वो हो गया, वो एनर्जी लॉस अब रिकवरेबल नहीं है। क्लियर है सभी को?
बेटा नोट बंद नहीं करें, ये कंपेरेटिव स्टडी अभी चालू है, लाइव टेलीकास्ट है, इसलिए बड़ा बड़ा लिखा है इसको, अदरवाइज ये टेबल में भी कंप्लीट होता। नोट करें इसको। करें करें, नोट करें, ऑनलाइन वाले भी लिखें। ऐसा नहीं है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, पर उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू इलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है, हाँ जी, लिखो लिखो लिखो। तो ये थे कंपेरेटिव स्टडी पॉइंट 1 और 2। चलिए ठीक है, ये 2-3 पॉइंट और सुन ले, छोटे छोटे से ही है, फिर आपको फ्री करते हैं 1 मिनट में। पॉइंट 3 बेटा,
वर्क डन इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। एक मिनट सामने देखें, जब आपने बेटा ए और बी यहां पर बॉल को अपवर्ड लॉन्च किया, तो बॉल ए पर क्या आपने कुछ वर्क करा, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी? हेलो बेटा, आपने बॉल ए को यू स्पीड से प्रोजेक्ट करा, सपोज 100 जूल एनर्जी दी, कंजर्वेटिव फील्ड है, कोई एनर्जी लॉस नहीं, तो क्या आपका 100 जूल मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा? पोटेंशियल आगे पढ़ेंगे। और क्या ग्रेविटी इसी पोटेंशियल एनर्जी को वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके वापस 100 जूल लौटा देगी? मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। जो आपने मेहनत करी, बॉल को थ्रो करा सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, बॉल वापस घूम के कितने से आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। और अगर नहीं आ पाती 10 से, वापस 10 मीटर पर सेकंड से कुछ कम स्पीड से आती है, या एनर्जी के टर्म से बात करें, 100 जूल एनर्जी दी है, बॉल घूम के 80 जूल से वापस आई, एनर्जी का लॉस हो गया, तो एनर्जी का लॉस किसने किया है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी इन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मैकेनिकल एनर्जी मालूम है ना सभी को, आपको लिखाया था इट इज सम ऑफ के एंड पी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वहां पोटेंशियल और काइनेटिक का सम हर प्लेस पे क्या होता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। But there will be loss of energy due to non-conservative forces. Some loss of mechanical energy will be in form of heat, sound or vibration. मतलब मोस्टली फ्रिक्शन की वजह से ही होगा। इसके एग्जांपल्स लिख दिए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस एटसेट्रा। अब ये सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, अगला लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स हो गए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हर टाइप का, ड्राई फ्रिक्शन, एयर ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, ये लिक्विड में लगता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे इसको। तो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस यहाँ पे होमवर्क में और लिख लेते हैं, फिर आपको फ्री करते हैं। 2-3 क्वेश्चन ही है, लिखे सभी। इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, लिखे सभी। इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14, इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14 एंड एक्सरसाइज 2 में है क्वेश्चन नंबर 17। बस 3 ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।